अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एंटी तालिबान प्रोटेस्ट जारी है। लोग सड़कों पर तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्लैक कार्ड्स उठा रखे हैं और तालिबान मुखालिफ नारेबाजी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अब से कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मलिक लियाकत पर एक अटैक हुआ और इसको तालिबान की जानिब से भत्ता मांगे जाने से जोड़ा गया और फिर ये कहा गया कि KP के चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान से तालिबान की जानिब से भत्ता मांगा गया है और भत्ता ना देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मलिक लियाकत को अटैक किया गया। अब गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी तरफ से पार्लियामान के फ्लोर पर इन एप्रीहेंशंस का इजहार किया गया कि KP के अंदर सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। और ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दिफ़ा कह रहा है। जब ये बहस जारी थी तो ऐसी वीडियोज़ भी सामने आना शुरू हो गई स्वात और दीर से कि जहाँ पर हमने ये देखा कि शायद पाकिस्तान के एक सर्विंग मेजर और DSP को लेविस फोर्स के, जिसको तालिबान की जानिब से हिरासत में लिया गया और फिर उनकी वीडियो जारी की गई। वो वीडियो स्टेटमेंट्स भी हमने सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखे। गुज़श्ता रोज़ KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अली सैफ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि नई तालिबान के साथ जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके साथ हमारी जो पीस टॉक्स हैं वो जारी हैं और तालिबान के इसमें मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। ये सब र्यूमर्स हैं। और इन द मीन वाइल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया और उसमें कहा गया उमर खुरासानी की तरफ से कि जो अटैक मलिक लियाकत पे हुआ है, उस अटैक में तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। अमूमन जब इस तरह के अटैक्स किए जाते हैं तो ये ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली जाती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शायद ये ज़िम्मेदारी कबूल करने में कोई आर ना होती कि ये जो अटैक है वो हमारी तरफ से हुआ है या हमारी ये डिमांड्स थी, लेकिन तालिबान की तरफ से इसको निगेट किया जाना और फिर KP हुकूमत के तर्जुमान का खुद आकर ये कहना कि इसमें तालिबान इन्वॉल्व नहीं है, तो बहरकैफ अब किसको माना जाए? क्या उन एप्रीहेंशंस को माना जाए जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कह रहा है, वज़ीर दिफ़ा कह रहा है, ख्वाजा आसिफ और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है, असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर कह रहा है, या फिर उसको माना जाए जो KP हुकूमत का तर्जुमान कह रहा है, बैरिस्टर अली सैफ कह रहा है? और ख़ुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक प्रेस रिलीज़ इशू करती है और उसके अंदर ये कहती है कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। अब सिचुएशन क्या है और ये सिचुएशन किस तरह इमर्ज कर रही है? देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर आपको पता है कि वो बुरी तरह से नाकाम तो ज़रूर रहे हैं। KP के अंदर लॉलेसनेस है, KP के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ पर भत्ता वसूल किया जाता है, वहाँ किलिंग्स होती हैं, चोरी डकैती और राजनी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। अब इन वारदातों को अगर कोई तालिबान के साथ जोड़ना चाहता है या तालिबान का नाम लेके कोई भत्ता वसूल करना चाहता है तो यकीनन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान के ऊपर नहीं है। नंबर 1 ये। नंबर 2 बात यह है कि उमर खालिद खुरासानी जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर था, जिसका ताल्लुक़ हमारे मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के साथ था, सबको पता है कि वो इससे पहले जो जमातुल एहरार है उसकी भी सरबराही कर चुका है, उसका हिस्सा रहा है और फिर उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बनाने में, उसको चलाने में और फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ब्रूटल अटैक्स करने में, मिलिटेंसी में उमर खालिद खुरासानी का कितना हाथ है। उमर खालिद खुरासानी का अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर मौजूद होना, वहाँ पर एक बॉम्बिंग के अंदर मारे जाना, क्या इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं, इस हवाले से भी कोई ख़बर नहीं है। उसको किसने मारा है? आपको पता है कि जब इस तरह के मिलिटेंट विंग्स होते हैं तो उन मिलिटेंट विंग्स के अगेंस्ट भी कुछ ऐसे ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं जिनके आपस में अनाद होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या ये इस्टेब्लिश हो गया कि वो पाकिस्तान ने मारा है या जो बॉम्बिंग हुई है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, या फिर ख़ुद अफ़गानियों ने मार दिया है, या अफ़गानिस्तान हुकूमत ने मारा है, या फिर ये कि किसी मिलिटेंट विंग ने मारा है? क्योंकि इस वक्त ये बात भी इस्टेब्लिश हो गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान नहीं है बल्कि TTP भी है, वहाँ पर अलकायदा भी है, वहाँ पर टर्किश इस्लामिक फ़ोर्स भी मौजूद है, वहाँ पर और मिलिटेंट विंग्स भी मौजूद हैं जो हमने देखा। लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आज से 1 साल पहले जिस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर रहे थे, जिस वक्त 2 दहाइयों तक अमेरिका जंग लड़ने के बाद अफ़गानिस्तान से उल्टे पाँव वापस लौट रहा था, तो हम लोग यहाँ सरहद के इस पार शादियाने बजा रहे थे। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखा अमरीकियों को कितनी बुरी शिकस्त फाश हुई है, देखा अमरीकी जो है वो नाक कटा के दुम दबा के अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह से तालिबान ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अफ़गानिस्तान हासिल किया है। तो ये मिसालें दी जा रही थी और अफ़गान तालिबान को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा था। आज उन्हीं तालिबान के अगेंस्ट हमारी सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं,
आज लोगों को ये पता चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इंसानी हुकूक़ की तो बड़ी खिलाफ वर्जियाँ अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही हैं। जिन बच्चियों के स्कूल से मुतालिक बात की जा रही थी और फिर अफ़गान तालिबान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब वी आर चेंज नाउ, अब हम बदल चुके हैं, वो किस तरह से स्कूल्स को बंद कर चुके हैं, कॉलेजेस में लड़कियों को नहीं जाने दिया जा रहा, और अब ये कहा जा रहा है कि असल में हम वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स वज़ा करना चाहते हैं कि जिन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर वहाँ का निसाब तय किया जाए, वहाँ के उसूल तय किए जाएँ कि कोई जामिया अगर चलेगी तो किन उसूलों पर चलेगी। जब तक ये उसूल तय नहीं होते तब तक इन दरसगाहों को बंद रखा जाएगा। तो इस वक्त वो बच्चियाँ जो अपनी तालीम को कंटिन्यू रखे हुए थी, वो उसको डिसकंटिन्यू किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। यकीनन उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। ख़वातीन 72 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो तो शायद सफ़र कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने इससे बाहर जाना है तो फिर आपको किसी मेल मेंबर के साथ टैक्सी में सफ़र करना होगा। आप अकेले टैक्सी में जा भी नहीं सकते। इसके अलावा क्या क्या बंदिशें हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर फ़ीमेल एंकर्स काम कर सकती हैं, नहीं कर सकती। इवन हमने मेल एंकर्स को भी सड़कों के ऊपर समोसे बेचते हुए देखा है। तो इस वक्त जो तालिबान रजीम है वो अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कुछ कर रही है, ये सबके सामने है। तो इससे उन लोगों को इबरत ज़रूर पकड़नी चाहिए जो बहुत हामी थे तालिबान के और अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करने के बहुत शादियाने बजाए जा रहे थे, सेलिब्रेट किया जा रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐमन ज़वाहिरी जो अलकायदा का सरबराह था, उसामा बिन लादेन का जानशी था, उसको मारा गया अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर। ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी दोहा एग्रीमेंट की जो तालिबान की तरफ से की गई, क्योंकि तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट के अंदर ये कमिट किया था कि वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और वो इस तरह के मिलिटेंट विंग्स को अपनी ज़मीन के ऊपर जगह नहीं देंगे। अब ऐमन ज़वाहिरी का वहाँ मौजूद होना और फिर ये पता चलना कि असल में तो उनके एक मिनिस्टर ने ऐमन ज़वाहिरी को पनाह दी हुई थी, इसका मतलब ये कि बराह रास्त हुकूमत ऐमन ज़वाहिरी को पनाह दिए हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी बात हम ये कर रहे हैं, उमर खालिद खुरासानी की। उमर खालिद खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह था। इसका मतलब ये है कि TTP आपकी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही थी, यानी ये भी एक दोहा पीस एग्रीमेंट की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी। और फिर आप ये तवक्को करें कि आपको आलमी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, आप पर लगी हुई सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा, आपके लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया जाएगा, आपको इंटरनेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स पैसे देना शुरू हो जाएंगे, तो शायद ये दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है, यह ख्वाब देखने के मुतरादिफ ही हो सकता है। अब इस वक्त पाकिस्तान का जो पीस एग्रीमेंट, जो पाकिस्तान की जो पीस टॉक्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, वो भी जारी हैं। और हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि उमर खालिद खुरासानी जो ख़ुद बैठता था उन टॉक्स के अंदर, वो मारा गया है, जिसकी तरफ से बहुत बड़ी मज़ामत थी और जो ये कहता था कि फाटा का जो KP के साथ मर्जर हुआ है उसको फौरी तौर पर रिवर्स करें, आप इस्लामी शरीयत को नाफिज करें, इस्लामिक स्टेट बनाएं इन ट्राइबल एरियाज़ को, तो फिर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। अब वो ज़ाहिर है हर एक मिलिटेंट विंग के अंदर कुछ हार्ड लाइनर्स होते हैं और कुछ सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं। उमर खालिद खुरासानी वॉज अ हार्ड लाइनर, उसका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था। शायद यही वजह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो पहले भी हमारे राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं वो कामयाब नहीं हो पाए थे। हमारे बहुत सारे इनके साथ स्वात एग्रीमेंट हुआ, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के बाद एक पीस की बात हुई, लेकिन हमेशा हमें मुंह की खाना पड़ी। ये जो मिलिटेंट्स हैं वो फिर रीऑर्गेनाइज हो जाते थे, फिर हमले करते थे। अब उमर खालिद खुरासानी नहीं है वहाँ से। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ कौन नहीं है, वो जनरल फैज़ जो कोर कमांडर पेशावर थे उनको भी तब्दील कर दिया गया है और उनको कोर कमांडर बहावलपुर अपॉइंट कर दिया गया है। कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इन टॉक्स को लीड कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान गए, ख़ुद उन लोगों के साथ बैठे भी, बातचीत भी हुई, अब वो हटे हैं और उधर से उमर खालिद खुरासानी नहीं है, कोर कमांडर पेशावर जनरल अज़हर हयात हैं। अब वो क्या करते हैं, क्या इन चेंजेस जो मेजर चेंजेस आई हैं, एक तरफ उस ग्रुप में आई हैं, एक तरफ पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर, यहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, क्या इन चेंजेस के साथ ये पीस एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा, क्या जो सीज़ फायर है वो रहेगा, ये कार्रवाइयाँ कम होंगी, थमेंगी या बढ़ेंगी, ये क्वेश्चन मार्क है। दिस रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन इस वक्त हमारी जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है, शायद इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी ऐसी वारदातें जो वहाँ पर मौजूद लोग तालिबान का नाम लेकर कर रहे हैं, उनको तालिबान के साथ नती किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अगर इस तरह से रहा तो यकीनन वो जो पीस टॉक्स हो रही हैं उनको एक धचका ज़रूर पहुँचेगा। अमन होना चाहिए, यही सब के हक़ में है। ये पीस टॉक सक्सेसफुल होनी चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी के लीडरशिप के अंदर एक वफ़द वहाँ पर गया था, कहा यह गया कि वो खाली हाथ वापस लौट आया, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि कुछ उसके अंदर यकीनन गेन हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, कुछ गेन ज़रूर हुआ है, पेशरफ्त हुई है। लेकिन अभी इस सारी एक्सरसाइज को मेलाइन कर देंगी वो तमाम तर ख़बरें
जो स्वात और दीर के साथ और तालिबान के साथ नथी करके पाकिस्तान के अंदर फैलाई जा रही हैं, मेरा ख्याल अभी ऐसा वक्त नहीं है। दूसरा ये कि अगर ऐसा करना ही है, अगर इनका कला कमा मकसूद है, तो फिर इनको आड़े हाथों लेना चाहिए। फिर जो बैन टीटीपी है, अगर आपने उसके ऊपर नरम हाथ रखा हुआ है तो फिर आप सख्त हाथ रखें। वो इसलिए कि इससे पहले जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें भी आपको कोई बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुए थे और ये रीमर्ज हुए थे और फिर हमें दोबारा से ऑपरेशंस करने पड़े थे। हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी किया, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब भी किया, हमारे फ़ौजी जवानों ने भी इसमें शहादतें पाई। हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बसने वाले हैं उनकी रिजेंटमेंट भी पाक फ़ौज और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हुई। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि इनको आड़े हाथों लेना है तो फिर प्लीज़ गो अहेड। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने अमन कायम करना है, इनका कला कमा इस तरह मकसूद नहीं है बल्कि इनको स्ट्रीम लाइन के अंदर लेके आना है, तो फिर ये तय कर लें कि आपने इनसे बात करनी है, इनके साथ बैठना है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।